आज हम आप लोगों के लिए आपदा प्रबंधन का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में हम लोग अध्ययन किए थे आपदा से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के बारे में, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आपदा के बारे में बता रहा था, जिसमें हमने आपको आपदा क्या है और आपदा से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपदा आने के मुख्य कितने कारण होते हैं। बाढ़ आने के मुख्यतः कितने कारण होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे जो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है कि इस बाढ़ को आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, बाढ़ आने का मुख्यतः जो है ना 3 कारण हो सकता है। पहला कारण होगा बांध का टूटना, दूसरा कारण होगा अत्यधिक बारिश का होना, और तीसरा कारण होता है बादल का फटना। अगर आपको पूछे कि बाढ़ आने के मुख्यतः कितने कारण हो सकते हैं, तो बाढ़ आने के मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। पहला होगा बांध का टूटना, दूसरा होगा अत्यधिक बारिश का होना, और तीसरा होगा बादल का फटना। अगर हम एक एक करके डिस्क्राइब करें तो पहला हमारा क्या है, बांध का टूटना। पहला क्या है, बांध का टूटना। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारी जो आबादी है वो दिन प्रतिदिन इतनी अधिक बढ़ रही है कि हम लोग अपनी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए लगातार जो है ना वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जनसंख्या जब बढ़ रही है तो अब इस जनसंख्या को भोजन देना है, जनसंख्या को आवास उपलब्ध कराना होता है, इस जनसंख्या के लिए विभिन्न प्रकार की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और इन सभी सुविधाओं को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से जो जहाँ पर जंगल है उस जंगल को काट रहे हैं, और इस जंगल के स्थान पे हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो अपना घर बना रहे हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, या फिर इसको काट करके हम लोग खेत का निर्माण कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है शहर बसाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है कॉलोनियां जो है यहाँ पर स्थापित की जा रही है। अब इन सभी के प्रभाव के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो कुल मिलाकर के जंगल है, जंगल में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं उसका लगातार जो है ना विनाश हो रहा है। अगर हमारे आसपास के क्षेत्रों में जंगल कटेगी तो जंगल कटने से क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। यानी सीधे शब्दों में अगर बात करें, आप अपनी मानवीय गलतियों के कारण या फिर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अगर तेजी से वनों को काटते हैं तो वन कटने के कारण हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो वहीं ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटेगी। हम सबों को इस बात का पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है और ऑक्सीजन जो है वो एक ठंडा गैस है। अगर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण हमारा जो वायुमंडल है यह भी काफी अधिक गर्म हो जाएगा, और जब हमारा वायुमंडल गर्म होगा और यह गर्म हवा का झोंका जब हमारे ग्लेशियर से जाकर के टकराएगा, हम सबको पता है कि हमारा जो पर्वत होता है उसका जो टॉप फ्लोर होता है वो बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहेगा, बर्फ से। अब मान लीजिए ये बर्फ अगर CO2 के प्रभाव में आवे, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव के कारण आवे, ये बर्फ पिघल करके पानी हो जाएगा, और पानी जो है सीधे कहाँ चला जाएगा, फिर से नदियों में चला जाएगा, और जिसके कारण नदियों का जो जलस्तर है वो काफी अधिक बढ़ेगा। और जब नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो नदियां में जो बांध बनाई जाती है वो एक निश्चित ऊंचाई तक बनी होती है, और प्रत्येक साल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हो, ग्लेशियर अधिक पिघल रहे हैं, नदियों में पानी अधिक आ रहा है, तो क्या होगा कि पहले से जो बांध बना हुआ है उस पर जल का दबाव पड़ेगा, और अचानक से अगर बांध टूट गया तो बांध टूटने के कारण नदियों का जो समस्त जल है वो तीव्र गति से हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, और वहां पर आकर के ये भयंकर
तबाही मचाएगी। इस अप्रिय घटना को हम लोग बाढ़ बोलेंगे। और इसके आने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? बांध का टूटना है। इसके आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बांध का टूटना है। उम्मीद करते हैं कि आप बांध टूटने के कारण किस प्रकार से बाढ़ आती इसके बारे में समझ गए। दूसरा हम लोगों का होता है अत्यधिक बारिश का होना। दूसरा हम लोगों का होता है अत्यधिक बारिश का होना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मानसून जो होता है ना, मानसून आप समझते होंगे, कभी कभी मानसून आपके ही क्षेत्र विशेष में काफी अधिक आ जाए, या किसी एक क्षेत्र विशेष में मानसून काफी अधिक आ जाए। अब मानसून अगर उस क्षेत्र में अधिक आ जाएगा तो निश्चित रूप से वहां कई दिनों तक क्या होगा? उस क्षेत्र विशेष में वर्षा होती रहेगी। और वहां पर अगर लगातार वर्षा होगी जिसके कारण वहां का जो क्षेत्र है ना वो जलमग्न हो जाएगा और वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। चारों तरफ पानी भर जाएंगे। जहां पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियां चलती है वहां पर नाव चलना शुरू हो जाएगा। इस समस्या को भी बाढ़ कहते हैं। और इसके आने का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है अत्यधिक बारिश का होना। इसका प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक बारिश का होना। और तीसरा है बादल का फटना। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमारे प्रकृति में असमंजस की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण बादल का दो झुंड आपस में क्या हो जाता है? टकरा जाता है। जिसके कारण बादल का जो संपूर्ण जल होता है वह एक ही स्थान पर क्या होता है? गिरना शुरू कर देता है। और एक जहां पर मान लो कि जो सामान्य बारिश होती है वहां पर जो बारिश से बूंदें गिरती है, अब इसके बदले में दो ये मोटी धार, जैसे आपके छत में जो आप लगा कर रखते हो पाइप, उस पाइप से निकलने वाली जितनी जलधारा होती है ना, उतना स्पीड से प्रत्येक बूंद जो है ना पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाता है, हमारे स्थल पर गिरना शुरू हो जाता है। और जिस स्थान पे बादल फटता है ना वहां देखते ही देखते वह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है। और कुछ ही मिनटों के बारिश के बाद वहां पर नाव चलने जितना पानी आ जाती है और लोगों का जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस अप्रिय घटना को भी बाढ़ कहते हैं। और इसके आने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बादल का फटना। इसके आने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बादल का फटना। तो आप समझ ही गए होंगे कि बाढ़ आने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, या तो बांध का टूटना, या फिर अत्यधिक बारिश होना, या फिर बादल का फटना। पिछले कुछ दशकों से आप देखते होंगे कि जो पहाड़ी वाले इलाके हुए, खास करके उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र है जहां पर कि कई बार लगातार जो है ना बादल फटने जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। और यहाँ पर बादल फटने के कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची है और कई जो धार्मिक स्थान है उनको बहुत अधिक क्षति पहुंचा है। और खास करके जब पहाड़ी इलाके में बादल फटती है तो इसकी जो परिस्थितियां होती है, जो इसका जो इसके द्वारा जो हानि होती है वो उसका लेवल और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसके कारण पहाड़ का बहुत सारा जो हिस्सा है वो खिसक जाता है, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हमारा जो अगला आपदा है इसका नाम है भूस्खलन। ध्यान से समझिएगा, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भूस्खलन। एक मिनट। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? भूस्खलन है। देखिए भूस्खलन क्या क्या मतलब होता है? जब पृथ्वी की ऊपरी सतह अपने वास्तविक स्थान से नीचे धंस जाता है, जब पृथ्वी की ऊपरी सतह अपने वास्तविक स्थान से नीचे धंस जाता है, इसके कारण यहाँ पर स्थित जो बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग क्या होता है? जमीन पे गिर जाता है। और जिसके कारण इसके आसपास में रहने वाले जो लोग होते हैं या उसका जो समुदाय होता है वो पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? भूस्खलन बोलते हैं। तो ये 2 नंबर का आपको पूछा जाता है कि भूस्खलन क्या है। तो भूस्खलन का मतलब होता है कि जब पृथ्वी का ऊपरी सतह अपने वास्तविक स्थान से नीचे धंस जाता है, जब पृथ्वी का ऊपरी सतह अपने वास्तविक स्थान से नीचे धंस जाता है
तो वहां पर स्थित जो बड़े बड़े मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसके कारण वहां का जो क्षेत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस अप्रिय घटना को हम लोग भूस्खलन के नाम से जानते हैं। इस अप्रिय घटना को हम लोग भूस्खलन के नाम से जानते हैं। और भूस्खलन के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेवार कारक है वो स्वयं मानव ही है। जैसे अभी झारखंड के बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर मिट्टी के अंदर से कोयला निकाल ली जाती है। अब क्या है कि उस जहाँ से आप कोयला निकालते हैं वहां से तो मिट्टी खाली हो जाती है। तो जिन ठेकेदार को ये लाइसेंस दिया जाता है कि यहाँ से कोयला आपको निकालना है, तो फिर से बाद में उसी ठेकेदार को ये भी टेंडर मिलता है कि इस खाली स्थान को आपको मिट्टी से भर देना। लेकिन ठेकेदार क्या कर रहे हैं कि अपना समय और पैसा बचाने के चक्कर में ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी डाल करके अंदर से मिट्टी को खोखला छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि भविष्य में जब भी कभी आबादी बढ़ेगी और यहाँ पर अगर घनी आबादी बन जाए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाए, बड़े बड़े मकान बन जाए और हल्का सा भी भूकंप का झटका आवे, तो यहाँ की जो मिट्टी की ऊपरी परत है ना, ये धंसेगा और धंसने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि भूस्खलन भी क्या है, एक मानव जनित आपदा है। सॉरी, मानव जनित आपदा इसको कह सकते हैं और प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं मानव भी जिम्मेवार है। और चूंकि ये भूकंप से रिलेटेड है तो इसे प्राकृतिक आपदा भी हम लोग कह सकते हैं। इसको हम समान आपदा में रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हिमस्खलन है। देखिए भूस्खलन का ही दूसरा प्रारूप होता है हिमस्खलन। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि पृथ्वी का ऊपरी सतह जब अपनी वास्तविक स्थान से नीचे धंस जाता है तो वहां पर स्थित जो बड़े बड़े मकान होते हैं वो जमीन पे गिर जाते हैं, जिसके कारण लोगों को अपार धन और धन की क्षति होती है। अब यही प्रक्रिया अगर पर्वतीय क्षेत्र में हो, पहाड़ी इलाकों में हो, तो उसे हम लोग हिमस्खलन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ हमारे देश में या पूरे विश्व भर में हैं जहाँ पर काफी घनी आबादी बसती है। आप हाल ही में बहुत सारे ऐसे स्थान का नाम सुने होंगे जहाँ पर अब पहाड़ दरक रहा है, पहाड़ का हिस्सा टूट रहा है और वहां पर जो है ना लोगों की बस्तियां जो है उजड़ रही है। सरकार के द्वारा डेडलाइन दी गई है कि आप जितना जल्दी हो सके उस स्थान को खाली करके दूसरे स्थान पे चले जाएं। तो हिमस्खलन का मतलब होता है कि मान लीजिए पहाड़ी इलाके में बहुत सारे लोग जो है बस चुके हैं। अब क्या है कि पहाड़ काफी पुराना हो गया है। अब इस पुराने पहाड़ी भागों में क्या है कि अंदर से बहुत वर्षों पहले बहुत सारे संसाधन इसके अंदर से निकाल लिए गए थे, जिसके कारण पहाड़ का जो अंदर का हिस्सा वो खोखला है और ऊपर में आप क्या कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी आबादी यहाँ पर विकसित कर लिए, बड़े बड़े मकान विकसित कर लिए, अलग अलग लोगों का यहाँ पर घर बन गया। अब क्या हो रहा है कि पहाड़ पे दबाव बन रहा है और पहाड़ जो अंदर से खोखला है ना, ये क्या होता है कभी कभी अपने स्थान से खिसक जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो बड़ी बड़ी आबादी बस रही है, लोगों का जो बड़ा बड़ा घर है, बिल्डिंग्स है, वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं। और इस अप्रिय घटना को हम लोग हिमस्खलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे भी अपार धन और जन की क्षति होती है। तो हमारा जो भूस्खलन है उसमें क्या है, पृथ्वी का सतह अपनी वास्तविक स्थान से नीचे धंस जाता है। और हिमस्खलन में क्या है कि पर्वत जो है पुराना होने के कारण क्या होता है कि वो अपने स्थान में परिवर्तन लाता है, जिसके कारण पहले से जो वहाँ बस्तियां मौजूद है वो जमीनोदस्त हो जाते हैं। वहाँ पर उपस्थित लोगों का जो समुदाय है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है और उनका जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इस अप्रिय घटना को हम लोग हिमस्खलन के नाम से जानते हैं। अब ये हमारा एक टॉपिक आया है अम्लीय वर्षा, जिसको हम लोग एसिड रेन के भी नाम से जानते हैं। एसिड रेन के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा भी कह सकते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है, इससे पहले हम एक आपको ग्राफ के माध्यम से इसका पूरा बायोडाटा समझा रहे हैं, ताकि आपको शॉर्ट में भी अगर अम्लीय वर्षा लिखना हो तो आराम से उसको लिख दें। जैसे हम सबको पता है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जल पाया जाता है, इन्हें हम लोग जलाशय नाम दे सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जलाशय। यानी हमारे पृथ्वी पर जहाँ पर पानी है
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जलाशय बोलेंगे। चाहे अब इस ये जलाशय क्या क्या हो सकता है, आपकी नदियां भी जलाशय हो सकता है, तालाब भी जलाशय हो सकता है, आप पोखर भी जलाशय हो सकता है, और बड़े बड़े जो महासागर है या फिर सागर है ये भी क्या होगा, जलाशय हो सकता है। जब इस जलाशय पर सूर्य की किरणें पड़ती है, जब इस जलाशय पर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो आप सबको पता होगा कि पानी का जो है ना 3 रूप होता है। अगर वह सिंपल अवस्था में तो पानी, अगर उसको ज्यादा हीट करो तो ये वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाएगा, और फिर से अगर इसको बहुत अधिक ठंडा कर दो तो ये बन जाता है बर्फ। ये क्या बन जाता है, बर्फ। तो यही बात है कि जब हमारे पृथ्वी पर स्थित जलाशय पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो जलाशय का पानी जो है ना ये वाष्प के रूप में ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और जब यह हमारी पृथ्वी से 5 से 8 किलोमीटर ऊपर जाता है तो पुनः ये ठंडा होकर के आपस में संगठित हो जाता है, और ये संगठित होकर के बादल का निर्माण कर लेता है। क्योंकि याद रखिएगा हमारे पृथ्वी की सतह से 159 मीटर ऊपर जाने के बाद हमारा जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। जैसे हम अपनी पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है ना। इसी तरह से जब हम अपनी पृथ्वी की सतह से 159 मीटर ऊपर जाते हैं ना तो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी तरह से अगर यही वाष्प पृथ्वी के ऊपर ट्रैवल करते हुए 5 से 8 किलोमीटर चला गया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपस में पुनः संगठित होने लगता है, और ये संगठित होकर के बादल का निर्माण कर लेता है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे कम होता है, जिसके कारण ये क्या होगा, हवा में ट्रैवल कर पाता है। अब ये जो बादल है ये आपके आसमान में ट्रैवल करते रहता है जिसको आप देखते हैं, और ये रहता है H2O के रूप में। चूंकि जलाशय ही है यानी जल है, और जल को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा रहता है, H2O। अब ये बादल आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के बाद ये वैसे इलाकों से गुजरता है जो काफी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र वाला एरिया होता है। अब यहाँ के जो चिमनी है इससे जो है ना SO4 नामक जो है जहरीली गैस निकल रही है। जैसे आप गाड़ी से धुआं निकाल रहे हो, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां से चिमनी से धुआं निकल रहा है, इससे जो आपको SO4 निकलता है। अब ये बादल में पहले से क्या है, H2O है, और आपके चिमनी के धुआं से निकलने वाला जो गैस है वो कौन सा है, SO4 है। अब जो बादल पहले H2O के रूप में था अब वो बादल क्या बन गया, आगे चल करके H2O प्लस SO4। यानी अगर आप केमिस्ट्री वाले शिक्षक से पूछेंगे तो H2O प्लस SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा ये दोनों मिलकर के बना लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और अब जिस बादल को रहना चाहिए H2O के रूप में, अब वो बादल बन गया क्या, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर ये वाला बादल अगर किसी क्षेत्र में जाकर के बरस जाए आगे, अब यहाँ पर जितने भी पौधे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर किसी मानव के प्रभाव में आया और मानव के स्क्रीन पे, मानव की त्वचा पर अगर ये बादल की बूंदें पड़ेगी तो निश्चित रूप से मानवों के त्वचा में भी विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावनाएं हो जाती है। तो इस वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हेडिंग बनाएगा ना, अम्लीय वर्षा। मैं एक बार फिर से इस ग्राफ को रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जो शुद्ध बादल है वो जब इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरता है, औद्योगिक क्षेत्र वाले क्षेत्रों से गुजरता है, उद्योग जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन क्षेत्रों से गुजरती है, तो क्या होता है कि उन फैक्ट्रियों के चिमनी से निकलने वाला खतरनाक धुआं जिसको हम लोग SO4 के नाम से जानते हैं, वो शुद्ध बादल जो कि पहले H2O के रूप में उसमें जाकर के मिल करके पूरे बादल को H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। और अब ये बादल जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल वाला बारिश की बूंदें लेकर के आगे की ओर बढ़ता है, और जहां पर अगर ये बादल बरसता है ना तो वहां पर एक क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला बारिश होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वहां के फसल भी नष्ट हो जाते हैं, और मानव के त्वचा पर अगर इसकी बरसात हो तो मानव की त्वचा को भी इससे काफी अधिक नुकसान पहुंचता है।
इस खतरनाक बारिश को हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। इस खतरनाक बारिश को हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ये फिर से आगे आपदा प्रबंधन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपदा क्या है? एक अप्रिय घटना है। आपदा क्या है? एक अप्रिय घटना है। अप्रिय घटना का मतलब होता है कि हम लोग चाहते नहीं है कि ये हमारे आसपास में आवे, हमारे आसपास के समुदाय में आवे, लेकिन चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। यह मानव जीवन या मानव समुदाय या मानव क्षेत्र के आसपास में एकाएक घटित होती है और पूरे मानव समुदाय को अस्त व्यस्त कर देती है, जिससे हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। उनका जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वे विभिन्न प्रकार की जीवन संबंधित सुविधाओं के लिए व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं। इस अप्रिय घटना को आपदा कहते हैं। क्योंकि आपदा एक अप्रिय घटना, दर्दनाक घटना है और जनहित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अतः सरकार क्या करती है? इस आपदा से बचने के लिए, अतः सरकार क्या कर रही है? इस आपदा से बचने के लिए आपदा आने से पहले ही विभिन्न प्रकार के उपाय करती है। इसके लिए स्पेशल टीम का गठन किया जाता है। लोगों को आपदा के प्रति जानकारियां दी जाती है, लोगों को आपदा से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, समझे? तो इसी प्रक्रिया को, इसी व्यवस्था को हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। जैसे आप क्लासरूम में देखे होंगे कि सभी जगह गैस सिलेंडर लगा हुआ है। अब वो गैस सिलेंडर किस चीज का है? कि अगर मान लो कहीं आग लग गया तो उस आग लगाने के समय उसको बुझाएं, चाहे आग लगे या ना लगे, लेकिन वो सिलेंडर आपको रखना जरूरी होता है। जैसे आपके ऑफिस में देखते होंगे कि एक बॉक्स है, मेडिकल बॉक्स, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ रखी हुई है। चाहे घटना घटे ना घटे, उस दवाइयों को रखना है, ताकि अगर भविष्य में अगर इस प्रकार की अप्रिय घटना घटे तो निश्चित रूप से हम लोग उससे बच सकते हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है भारत सरकार की एक संस्था है, जो कि अलग अलग तरीके से लोगों को भी ट्रेंड करती है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जो सरकारी लोग हैं और सरकार इन्हें वेतन देती है और आपदा के समय में ये लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सुखाड़। सुखाड़ आप समझते ही होंगे। सुखाड़ का मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में, याद रखिए, जब किसी क्षेत्र विशेष में 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बहुत सारे छात्र हमसे पूछते हैं कि सर हम मापेंगे कैसे कि 125 सेंटीमीटर ही बारिश हुआ है। इसके लिए सभी जिला में मौसम विभाग के द्वारा एक उपकरण लगाया जाता है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कितनी बारिश हुई है इसको नापने का काम करता है। आपको याद रखना है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र मान सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या मान सकते हैं? सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र मानते हैं। और हमारा जो बिहार है इस रूल रेगुलेशन को लगभग सभी वर्ष पालन करती है, क्योंकि हमारे बिहार में या तो सुखाड़ या तो बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदा है ये प्रत्येक वर्ष आती है और इसका नुकसान हम लोगों को तो भुगतना पड़ता ही, साथ ही साथ इसका नुकसान संपूर्ण बिहार वासियों को भुगतना पड़ता है। हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सुखाड़ का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो समझ जाइए कि वह क्षेत्र विशेष क्या है? सुखाड़ प्रभावित। चलिए यहाँ पर आप समझ गए। सुखाड़ से बचने के लिए भी कई उपाय हो सकते हैं। देखिए नीचे में आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सुखाड़ से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हो। तो देखिए सुखाड़ से बचने के लिए आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। देखिए सुखाड़ का मतलब ये होता है कि अगर आपके क्षेत्र विशेष में कम बारिश हुई हो या फिर बारिश हुई ही ना हो, जिसके कारण मिट्टी में जो नमी की मात्रा है वो काफी कम हो गया हो और उपजाऊ क्षमता है जो धीरे धीरे
नष्ट हो गया, तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं सुखाड़। सुखाड़ के कारण क्या होता है, इसके कई नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि किसानों का जो फसल होता है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा नुकसान होता है कि मिट्टी में नमी ना होने के कारण वो मिट्टी जो है ना डस्ट के रूप में इधर उधर उड़ते रहती है, जिसका नुकसान है कि कई जगह जो है धूलकण के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों में भी और अलग अलग प्रकार के उपकरणों में इसको देखने को मिल सकता है। और उस क्षेत्र में भूमिगत जल का भी अभाव हो जाता है, जिसके कारण पीने योग्य जो पानी है ना उसमें भी जो है आपको कमी आना शुरू हो जाता है। तो ये सभी समस्याएं जो है आपको निश्चित रूप से सुखाड़ के कारण देखने को मिल सकती है। यहाँ पर है कि सुखाड़ से बचने के लिए आप लोग क्या क्या तरीके कर सकते हैं। देखिए, सुखाड़ आने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो भी आप जान लीजिए कि आप जो प्रकृति में असंतुलन की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, लगातार पेड़ पौधे काट रहे हैं। मैं बार बार सभी टॉपिक में इस बात को बल देता हूं कि आप प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हो, जिसके कारण आपको प्राकृतिक आपदा आपके जीवन में आ रही है। तो इसमें भी क्या है कि आपने जो अत्यधिक संख्या में वृक्षों की कटाई कर रहे हो, तो पहला काम क्या करना, सुखाड़ से बचने के लिए आपको वृक्ष को काटने से रोकना होगा। वृक्ष को क्या करना है, काटने से रोकना होगा। पहला काम क्या करना है, वृक्ष को काटने से रोकना होगा। ये पहला काम करना है सुखाड़ से बचने के लिए। दूसरा काम ये करना है कि आपको अपने आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के नलकूप, आप विभिन्न प्रकार के नलकूप का मतलब है कि आप बोरिंग करा सकते हो, नहर की स्थापना कर सकते हो, या फिर अपना पर्सनल जो है मोटर लगा करके मिट्टी के अंदर से पानी निकालने की व्यवस्था कर सकते हो। तो यानी आप अपने क्षेत्र में क्या करना, विभिन्न प्रकार के नलकूप की स्थापना करना है। तीसरा काम ये करना है कि जब आपके क्षेत्र विशेष में पानी बारिश हो, उस बारिश के पानी को क्या करना है, स्टोरेज करके रखना, उसको जमा करके रखना है। और जमा कैसे करके रखना है, इसके लिए आपको तालाब बनाना है और तालाब में पानी को जमा रखना है, या फिर आप अपने छत पर जो है पानी को स्टोरेज करके रख सकते हैं। ये सब एक छोटा मोटा उपाय है। और सबसे बड़ा उपाय आप कर सकते हैं कि आपके आसपास में अगर कोई बड़ी नदियां हैं, उस बड़ी नदियों के माध्यम से आप नहर का निर्माण करें, और उस नहर में जो है ना उस नदियों के पानी को अपने क्षेत्र में आने दें, और उस पानी का उपयोग जो है आप सुखाड़ से बचने के लिए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात जानना है कि आप सुखाड़ आने ही ना दें। अगर सुखाड़ आ रहा है तो उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आप वृक्षों को अत्यधिक संख्या में काट रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष में बारिश कम हो रही है, इसका मतलब है कि वहां पर पेड़ पौधों की संख्या काफी कम है। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधों की संख्या जितनी अधिक होगी ना, उस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा कि आपको बादल का जमावड़ा अधिक होगा और वहां पर बारिश भी अधिक होगी। और जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे कम होंगे वहां पर बादल का जमावड़ा नहीं होगा और निश्चित रूप से वहां बारिश होने की संभावनाएं जो है वो कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना कि वृक्षों को कटने से रोकना है, और साथ ही साथ हो सके तो अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को वृक्ष लगाना है। हमारा जो अगला टॉपिक है, बार बार हम देख रहे हैं कि भाई बैटरी तो डाउन नहीं हो गया। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, जीवन का मतलब होता है कि जो हम लोग जीते हैं, यानी प्रत्येक दिन सुबह सुबह जगते हैं और सोने तक जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को करते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हॉल जीवन जो है ना चलते रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जीवन। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, जिसको आप अंग्रेजी में बॉडीगार्ड भी कह सकते हो। आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे, जीवन का मतलब जीवन, रक्षक का मतलब होता है रक्षा हेतु, रक्षक का मतलब होता है रक्षा हेतु, आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक, आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, और आप कभी कभी उनके मुख से आप सुनते होंगे कि हमने आकस्मिक अवकाश ले लिया। मतलब किसी काम से है ना एकाएक आपको लेटर जमा कर देना अपने ऑफिस में कि भाई आज मेरे पास कुछ काम है जिसके कारण हम जो है ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आकस्मिक अवकाश। तो इसका मतलब क्या, आकस्मिक का मतलब हुआ एकाएक,
और प्रबंधन का मतलब मैंने प्रीवियस बताया ही है, इसका मतलब होता है व्यवस्था। प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था। तो अब एक एक वर्ड को अगर जोड़ दो तो ऊपर वाला परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को, जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई हो, कहीं पर ट्रेन पलट गया हो, हजारों लोग उस ट्रेन के अंदर फंसा हुआ है, तो सबसे पहले उस क्षेत्र में, उस ट्रेन के आसपास में स्थानीय लोग जाएंगे और वहां के लोगों को उस ट्रेन से बाहर निकाल करके उसका प्राथमिक उपचार करेंगे और उसको उच्च अच्छे इलाज के लिए उसको अस्पताल भेजने का काम करेंगे। तो इस प्रकार के प्रयास को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। यानी जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। यानी जहां पर भी घटना हो और उस घटना के तुरंत बाद जो क्विक एक्शन लिया जाता है, जो स्थानीय लोगों के लिए जो बचाव के विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, लोगों की मरहम पट्टी की जाती है और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया जाता है, लोगों को खतरनाक स्पॉट से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार का जो व्यवस्था है, उसे हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका आपदा प्रबंधन का जो थ्योरी है वो खत्म हो गया है। और मैंने 2 वीडियो इसके लिए लिया, एक वीडियो में आधा थ्योरी अध्ययन कराया और दूसरे वीडियो में मैंने आधा थ्योरी अध्ययन कराया। अब जो हमारा तीसरा वीडियो होगा उसमें इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक जितना भी आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आंसर है उसको मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब कराऊंगा, ताकि आप एग्जाम में 100 में 100% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि वो भी कहीं ना कहीं घर बैठ करके भी आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों का अध्ययन कर सकें। और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अलग अलग प्रकार का जब वीडियो अपलोड होगा तो उसकी जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। हम फिर से मिलते हैं आपदा प्रबंधन के तीसरे पार्ट में, और वहां पर हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक में जितना भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको एक बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करेंगे। और हम आपको कोशिश करेंगे कि घर पे रह करके भी आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और बेहतर तरीके से एग्जाम में इसका नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।